मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। जीव विज्ञान में हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ रहे थे, ठीक है। श्वसन तंत्र में हम लोगों ने कल थोड़ा बहुत देख लिया था। देखो ये हमारा है वायुमंडल, ठीक है। ये क्या है? वायुमंडल। बादल बना देते हैं, ये क्लाउड है, क्लाउड से समझ जाओ ये क्या है? वायुमंडल, ठीक। वायुमंडल से जो है ये हमारा यहाँ पर है आपका लंग्स, पेड़ जैसा, ठीक। ये दोनों क्या है? लंग्स हैं, ठीक। अब ये क्लाउड से, वायुमंडल से हम लोग वायु लेते हैं, ठीक है। वायु लेते हैं और वायु को ही क्या कर देते हैं? वापस कर देते हैं, ठीक। वायु क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि गैसों का मिक्सचर आता है ना। पहले तो वायुमंडल से हम लोग गैसों का मिक्सचर लेते हैं ना, जो हमारे कहाँ तक पहुँचता है? लंग्स तक पहुँचता है। और ये है डायफ्राम। ये क्या है? डायफ्राम। तो वायु में हमने देखा था क्या क्या चीज़, जैसे आपका नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन 21% और CO2 0.03%। ये सब हम लोग क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, लेते हैं, जिसको इनहेल बोलते हैं। इसको हम लोग इनहेल करते हैं, यानी कि आपका निश्वसन करते हैं, निश्वसन करते हैं, इसको निश्वसन बोलते हैं, अंदर लेते हैं, ठीक। तो इनमें ये गैसों का कंपोजिशन है और इन्हीं में हम नाइट्रोजन को उतना ही निकाल देते हैं, ठीक। इसको निश्वसन या एक्सपायरेशन बोलते हैं, निश्वसन। इसमें 2 बिंदी लग जाती है ये वाली, तो इसको निश्वसन बोलते हैं। इसको निश्वसन बोलते हैं, इसको निश्वसन बोलते हैं हिंदी में, जो अंग्रेजी में एक्सपायरेशन बोलते हैं, और इसको इनपायरेशन बोलते हैं। एक्सपायरेशन ये बाहर निकल रहा है, ठीक। तो इसमें नाइट्रोजन 78% पूरा हम वही निकाल देते हैं और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। ऑक्सीजन 17% हो जाता है, जो मैंने बता दिया था, और CO2 बढ़ जाता है, 4% हो जाता है। बाकी जो है अंदर से कुछ जलवाष्प वगैरह भी जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड साथ में जो है जलवाष्प भी जाता है, तो H2O भी निकलता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें वायुमंडल को वापस कर दी जाती हैं। ये पूरी व्यवस्था हम लोग कहते हैं बाह्य श्वसन। ये पूरी व्यवस्था क्या कहलाती है? बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन में यही होता है, वायुमंडल से लिया, लंग्स तक गया और फिर वहाँ से बाहर निकाल दिया, इसको बाह्य श्वसन कहा गया। अब इसके आगे की प्रक्रिया जो मेन श्वसन है, उसी को आगे की प्रक्रिया है जो आंतरिक श्वसन है। आगे की प्रक्रिया जो होती है वही मेन है श्वसन, और उसी के नाम से हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो आंतरिक श्वसन जो है वही महत्वपूर्ण है। तो वो कहाँ से होता है? अब ये जो है इसमें ये सारी जो है क्या है आपका कूपिकाएँ हैं, जो है कूपिकाएँ मतलब जो है क्या कहते हैं? वायु कोष्ठक, वायु कूपिकाएँ हैं जिसमें हवा भरी रहती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एल्वियोली। इसको हिंदी में लिख लेता हूँ, एल्वियोली बोलते हैं, ठीक। शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है एल्वियोली। तो एल्वियोली जो वायु कोष्ठक बोलते हैं, यहाँ पर वायु कोष्ठक के आसपास जो है रक्त की जो है कोशिकाएं होती हैं, रक्त की कोशिकाएं होती हैं। और ये वायु कोष्ठक से ही, यानी जो एल्वियोली क्या बोलते हैं यार? एल्वियोली। इस एल्वियोली से जो है हवा जो है, हवा में क्या? ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, और ब्लड में भी किसके पास जाता है? RBC। ब्लड में भी किसके पास जाता है? RBC। और RBC में भी एक तत्व है हीमोग्लोबिन HB। तो HB के पास जाता है, और HB जो है इसको ले करके कहाँ पहुँचता है? हार्ट के पास पहुँचता है, और हार्ट पंप करके इसको शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचा देता है। और शरीर की कोशिकाओं में ये कहाँ पहुँचता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। शरीर की कोशिकाओं में कहाँ पहुँचता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इस ऑक्सीजन को लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया, और वहाँ पर जो हमने लास्ट रूप से जो खाद्य पचाया था, जिसको ग्लूकोज कहते हैं, उससे क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है, ठीक। तो ये ऑक्सीजन यही काम करता है, इसी को कहते हैं आंतरिक श्वसन। और वहाँ से जब ऑक्सीजन से जब कार्य होता है,
तो उसमें जो है बोलते हैं आपका कैटाबोलिक सिस्टम, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक, यानी अपचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचय। अपचय में क्या होता है, विखंडन होता है, विनाश होता है। तो विनाश किसका हो रहा है, ऑक्सीजन की सहायता से जो है उसमें विनाश किसका हो रहा है, जो आपका ग्लूकोज है इसका विनाश हो रहा है, किसमें बदल रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वही एनर्जी हमारे पूरे शरीर को जाती है। और जब कोई चीज़ टूटेगा, बिखरेगा, खत्म होगा तो उसमें रॉ मटेरियल निकलेगा। तो रॉ मटेरियल दो निकलते हैं, CO2 निकलता है और जलवाष्प निकलता है। CO2 और H2O ये दोनों निकलते हैं, और इन दोनों को फिर Hb क्या करता है, यानी हीमोग्लोबिन क्या करता है, वहाँ से ले करके और फिर लाता है इन्हीं वायु कोष्ठकों को, इन्हीं कूपिकाओं को, इन्हीं एल्वियोली को ला करके दे देता है और कहता है भैया यहाँ से बम बोलो, जो ऊपर निकाल दो इसको। तो ये ऊपर निकाल देते हैं। तो ये पूरा आंतरिक श्वसन कहलाता है, अंदर की, यानी कि एल्वियोली से लेकर के और कोशिकाओं तक का श्वसन क्या कहलाता है, आंतरिक श्वसन। तो यहाँ पर हम एक सेल बना देते हैं, यहाँ पर हम कोई कोशिका बना देते हैं और इस एल्वियोली से दिखा देते हैं हम क्या लेके गया, ऑक्सीजन। और इस सेल से जो है इस एल्वियोली को लाकर क्या दिया, CO2 और प्लस H2O जलवाष्प। आपने देखा होगा ये जलवाष्प निकलते हुए ठंडियों में, ठंडी में हम लोग जब छोटे थे, बच्चे थे तो ऐसे फूंक मारते थे, ठीक, तो जलवाष्प निकलता था ना। तो वो जलवाष्प गर्मियों में क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वो वाष्पीकरण हो जाता है। जलवाष्प क्या हो जाता है, गर्मियों में वाष्पीकरण हो जाता है, जो दिखाई नहीं देता है। और ठंडियों में वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कम है, तो वो बाहर इसलिए निकलता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये जलवाष्प बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। तो ये जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड ले जा करके एल्वियोली को देता है, और एल्वियोली जो है वो अपने जो है चच्चा को दे देता है। ये कौन है चच्चा जो है, एल्वियोलियस, वो क्या कहते हैं, हाँ वो, अरे क्या नाम था इसका भाई, ब्रोंकाइलियस, 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 ठीक। तो ब्रोंकाइलियस को दे देता है, ब्रोंकाइलियस ले जाकर के ब्रोंकाई को दे देता है, और ब्रोंकाई ले जाकर के ट्रेसिया को दे देता है, और ट्रेसिया ले जाकर के, ट्रेकिया या ट्रेसिया कुछ भी कह सकते हो, ट्रेकिया ले जाकर के दे देता है किसको, क्या बोलते हैं यहाँ, ट्रेकिया के आगे क्या है, लैरिंक्स, ट्रेकिया के आगे क्या है, लैरिंक्स। तो लैरिंक्स को दे देता है, लैरिंक्स फैरिंक्स को दे देता है, और फैरिंक्स की सहायता से आगे नासा छिद्र से, नोस्ट्रल से निकल जाता है। यही पथ बताया था। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों में जो घटनाएं होती हैं वो सब क्या है, बाह्य श्वसन है। तो बाह्य श्वसन कहाँ से होता है, आपका नोस्ट्रिल से होता है, नासा छिद्र से होता है, नासा छिद्र से फिर फैरिंक्स में आता है, फैरिंक्स के बाद में फिर लैरिंक्स में आता है, लैरिंक्स के बाद में फिर ट्रेकिया या ट्रेसिया जो भी कहो उसको, तो ट्रेसिया या ट्रेकिया जो है यहाँ आता है, ट्रेकिया में आता है। और ट्रेकिया में जो है अंदर जो है सी आकार के जो है इस उसके क्या बने रहते हैं, उपास्थि के जो है सी आकार के अंदर से संरचना होती है। तो अब ये जब ये दो भागों में बढ़ जाता है यही ट्रेकिया, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। एक लेफ्ट राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट, ये राइट हो गया, राइट हार्ट, वो राइट लंग्स, और ये लेफ्ट लंग। तो दोनों तरफ दो शाखाएं बढ़ जाती हैं जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। और इसी ब्रोंकाई में पतली पतली इस तरीके से सिराएं निकल जाती हैं, पतली पतली जो है शाखाएं निकल जाती हैं ब्रोंकाई की, तो ब्रोंकायुलेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकायुलेस। और यही ब्रोंकायुलेस आगे जाकर जो टर्मिनल बनता है, अंत होता है, वो गुब्बारे की नुमा एक संरचना फूल जाती है, उसी में वायु स्टोर होता है, उसी में जाकर गैसें रहती हैं। तो उसको वायु कोष्ठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक, वायु कोठार, वायु कूपिकाएँ, कुआं, कूपिका मतलब कुआं, कुआं में कुछ भरा जाएगा तो यहाँ भरा रहता है। तो ये स्टोर, यानी गैसों का स्टोरेज हमारे शरीर में कहाँ होता है, वायु कूपिकाओं में होता है, वायु कूपिकाओं में होता है, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, एल्वियोली, एल्वियोली में ये जाती हैं। और इस एल्वियोली से अब शुरू होता है कौन सा श्वसन, आंतरिक श्वसन। तो यहाँ से शुरू होता है आंतरिक श्वसन। अब यही महत्वपूर्ण है। बाह्य श्वसन तो जो है आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आंतरिक श्वसन समझना थोड़ा सा टेढ़ी कील, किताबों में नहीं समझ सकते हो आप पढ़ करके आसानी से, ठीक है, बहुत विस्तार से और जाने क्या क्या उसमें बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा आंतरिक श्वसन को। तो बाह्य श्वसन ये हो गया। अब हमारा जो यहाँ से मिल गया क्या, ऑक्सीजन मिल गया कूपिकाओं से। बाकी सब गैसें तो वापस चली गई, नाइट्रोजन को वापस कर दिया, और बाकी जो भी और गैसें आई थी एक्स्ट्रा जो है वो सारी यहीं से वापस चली गई, जो है निःश्वसन के माध्यम से, एक्सपायरेशन के माध्यम से। अब यहाँ से हमको ब्लड ने क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, और वही ऑक्सीजन अब जाएगा सेल्स में, कोशिकाओं में, किसकी सहायता से, ब्लड के सहायता से। ब्लड में भी किसकी सहायता से, Hb। लेकिन एक चीज़ और है, ये मतलब ब्लड को जो है ऑक्सीजन एक तरीके से उसकी पत्नी है, मान लो ब्लड की पत्नी कौन है, ऑक्सीजन है, लेकिन इसकी जो है प्रेमिका भी है।
ठीक है। तो प्रेमिका यानी साली भी है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी साली है। और जब साली घर आ जाती है तो फिर पत्नी एक किनारे बैठा दिया तो साली के साथ ही गप्पे मारते हैं ना। तो ये जो है, अगर साली आ गई CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर साली इसको कहीं दिख गई, किसको, HB को, हीमोग्लोबिन को, तो अपनी पत्नी को भूल जाएगा, ऑक्सीजन को ले जाना भूल जाएगा। किसको ले जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को। एक बार प्रश्न आया था कि जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव जो हीमोग्लोबिन है किस गैस के प्रति एक्टिव रहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। गलती से अगर उसमें ऑक्सीजन मार दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप तो ये समझते हो कि ऑक्सीजन को लेकर जाता है तो उसी के प्रति एक्टिव होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन और CO2 दोनों, CO2 नहीं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, इसमें थोड़ा अंतर होता है, CO2 और CO में अंतर होता है। CO2 पूरी तरीके से जला हुआ, जब उससे वो निकलता है, गैस निकलती है, तो उससे CO2 निकलता है। और जब अर्ध जला होता है, धुआं सुआं में रहित जो गैस होता है, उसको क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से बड़ा प्यार है इसको, किसको? हीमोग्लोबिन को। 250 गुना भी समझ लो, कितना गुना? 250 गुना। ऑक्सीजन से 250 गुना ज़्यादा प्यार किससे है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं मिलेगा तुरंत कहेगा चलो हमारे ऊपर सवार हो, लेकर चलते हैं, शरीर में यात्रा कराते हैं, पूरा घुमाते हैं, और इसी में आदमी मर जाता है। कभी कभी आपने ठंडियों में देखा होगा, लोग बाग ठंडियों में हीटर वूटर जला लेते हैं घर के अंदर और खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते हैं, और उनको पता नहीं, बायोलॉजी पढ़ा नहीं है कि जो है इसको तो ऑक्सीजन से कम प्यार है और कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा प्यार है। और अगर जो है हम यहाँ पर हीटर वूटर जलाते हैं और हीटर जलाने के बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और वो गैस आसानी से जो है हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के अंदर ले जा करके फैला देगा और वो विषकारक बनेगा, और उससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। मतलब आदमी समझ नहीं पाएगा, सोता रह जाएगा, और सवेरे जो है परिजन उसके घर परिवार वाले देखेंगे मरा हुआ मिलेगा। ये हाल होता है। तो इसलिए कभी भी जो है घर, कमरों में, मकान में वेंटिलेशन अगर नहीं है, खिड़की दरवाजे बंद कर लिए हो तो उसमें आपको अंगीठी, हीटर ये सब नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जलेगा और उसको हीमोग्लोबिन के कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा प्यार है, तो उसे बैठाएगा अपनी घोड़िया पे, ले टक 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 चल देगा पूरे शरीर में, और सबको दे देगा, ले थोड़ा सा तुम लो, थोड़ा सा, पूरी कोशिकाओं में फैला देगा, और सब कोशिकाएँ सब जो है वहीं पर काम करना बंद कर देंगी, क्योंकि अब वहाँ भर गया जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो उसकी सारी कोशिकाओं की जो माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करता था, जिसको चाहिए था ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजन चाहिए था, तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है वहाँ पर, उसने तो लोड कर लिया कार्बन मोनोऑक्साइड को और कहा ले, तो उसको दे दिया, तो उसका काम करना बंद हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होना बंद हो जाएगी शरीर के अंदर, तो आदमी मर जाएगा। तो इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड से आदमी मर जाता है। तो यहाँ से प्रश्न एक बार आया था कि सबसे सक्रिय तत्व जो है हीमोग्लोबिन के लिए कौन सी गैस सक्रिय गैस है जो ज़्यादा उसके लिए एक्टिव है, मतलब ज़्यादा आकर्षित होती है किस गैस के प्रति? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति ज़्यादा आकर्षित होती है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हम लोग आंतरिक श्वसन की बात करने जा रहे हैं। ये रास्ता, ये सारा पूरा मैंने पढ़ा ही दिया था, ठीक है। एक बार फिर से जो दिमाग में बैठा लो, बाह्य श्वसन कहाँ से शुरू होता है? नोस्ट्रल से, नासा छिद्र से, फिर इसके बाद में कहाँ जाता है? फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स में। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि स्वर हमारे यहीं से उत्पन्न होते हैं। ये है लैरिंग्स, आप पहचान सकते हो, इसमें मारो ऐसे ठक 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 ठक, अगर आवाज़ आपकी परिवर्तित हो गई तो समझ लो क्या है, ये लैरिंग्स है। तो ये लैरिंग्स है, ठीक। लैरिंग्स के बाद में नीचे क्या जाती है? ट्रेसिया, और ट्रेसिया ही सबसे लंबी पाइप है। जैसे आसोफेगस जो फूड नली थी सर, मतलब एक पाइप थी, उसी तरीके से एक पाइप ये भी है, कौन सी? ट्रेकिया। तो ट्रेकिया या ट्रेसिया ये भी एक पाइप है, और ये लंबी है, लगभग 12 सेंटीमीटर की लंबी होती है। अब शरीर के आकार के ऊपर है, साइज के ऊपर है, कितने लंबे हाइट का व्यक्ति है, ठीक है। तो वो ट्रेसिया जा करके फिर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। 2 शाखाओं में, यानी एक जो है आपके राइट लंग्स की तरफ और एक लेफ्ट लंग्स की तरफ, तो वो ब्रोंकाई कहलाती है। और वही ब्रोंकाई फिर कई शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, तो वो ब्रोंकायुलेस कहलाती हैं। और उस ब्रोंकायुलेस की जो अंतिम सिरा होता है वो कूपिका के आकार में होता है, जो गुच्छे होते हैं वो क्या कहलाता है? एल्वियोली। तो उस एल्वियोली में ही गैसें, वायु जा कर के रहती हैं, ठीक। तो ये तो हो गया बाह्य श्वसन। अब आंतरिक श्वसन को ठीक से समझो। आंतरिक श्वसन, ठीक। आंतरिक श्वसन जो है ये होता है आपका, इसमें आपकी 2 चीज़ें आप देखना है आपको। हमने जो है जब कोशिका पढ़ाया था, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ठीक।
तो इस कोशिका में ये अंदर जो द्रव भरा रहता है इसको क्या बोलते हैं? जीव द्रव। ठीक, तो जीव द्रव भी जो है यहाँ पर पढ़ा जाएगा। और इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का। किसका अध्ययन करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पर जो है कोशिका में ही हमने कई कोशिकांग बताए थे जिसमें एक महत्वपूर्ण अंग था माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब जो जीव द्रव है जिसको प्रोटोप्लाज्म अंग्रेजी में बोलते हैं, इस जीव में जो है श्वसन की क्रिया तो होती है लेकिन ऑक्सीजन के अनुपस्थित में। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जाता है, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जीव द्रव को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि कोशिका के किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी श्वसन कौन करता है? तो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन करती है। तो जीव द्रव को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसको O2 नहीं चाहिए। ठीक, और ये जो है श्वसन की क्रिया करती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अनाक्षी श्वसन। क्या बोलते हैं? अनाक्षी श्वसन बोलते हैं। याद रखना आपको, यानी बिना ऑक्सीजन के श्वसन करती है। अब जीव द्रव के पास जो कुछ भी हम खाए पिए रहते हैं, खाने पीने के बाद में वो सब किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज के रूप में। ठीक, तो यहाँ इसके पास में पुराना वाला ग्लूकोज रहता है, वो जो बहुत पहले का सब स्टोर हुआ रहता है, जो कुछ भी हमने खाया पिया सब जो है ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, ये सब किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटीन का तो लास्ट नंबर आता है। जब आप लंबे समय तक उपवास रहोगे, 40-50 दिन तक कुछ नहीं खाओगे, तो पहले आपका जो है कार्बोहाइड्रेट एनर्जी में कन्वर्ट होगा यानी ग्लूकोज में, फिर वसा होगा, फिर उसके बाद में जब ये सब खत्म हो जाएगा शरीर से, तब प्रोटीन का नंबर आएगा। और प्रोटीन शुरू हो जाएगा तो आदमी बचेगा नहीं, फिर शरीर जो रिपेयर करने वाली जो है तत्व है रिपेयर वही चला जाएगा शरीर से। तो आपने कभी कभी पिल्लों को देखा होगा कि पिल्ले जो है इस समय अभी पैदा होते हैं ना, कब शायद मार्च के महीने में, तो उसमें बहुत सारे मतलब 10-20 एक कुतिया 10-20 पिल्लों को पैदा कर देती है, उसमें 2-4 बचते हैं। और कुछ जो है आप देखोगे एकदम मतलब हड्डी के ढांचे हो जाते हैं, तो उनको खाना पीना मिलता नहीं है और श्वसन कर रहे हैं वो, तो पहले उनका क्या पचा? कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा पचा। हमने तो प्रैक्टिकल करने के लिए ऐसे पिल्लों को खाना भी खिलाया तो खाना वाना खाना बंद कर देते हैं। जब लंबे समय तक आदमी बीमार रहेगा और उसको खाना भी खिलाओगे तो खाना नहीं खा सकता है वो। तो अब प्रोटीन का पाचन होने लगा था। किसका? प्रोटीन। तो प्रोटीन एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। तो ऐसे पिल्ले फिर जो वैसे दिखाई देते हैं ढांचे वाले हड्डियों के, उनका प्रोटीन का पाचन शुरू हो गया, कुछ ही दिन तक जीवित रहेंगे, फिर वो खत्म हो जाते हैं। तो लंबे समय तक उपवास रहना भी खतरनाक है। ठीक, तो इस तरीके से ये अनाक्षी श्वसन है। बहुत लोग रह जाती है ना, बिना खाना खाए 9 दिन जो है व्रत रह जाते हैं। 9 दिन से अगर रोज़ा रह लो पूरे 30 दिन का तो फिर मज़ा आ जाएगा। रोज़ा में तो खाना खाते हैं ना एक टाइम शाम को। तो ये अनाक्षी श्वसन होता है जीव द्रव की सहायता से। अब इसके पास में जो है 4 ATP होता है। 4 ATP एनर्जी होती है। क्या होती है? 4 ATP। अब ATP क्या है? एडिनो ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। ATP को बोलते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक, तो ये 4 होता है किसके पास में? जीव द्रव के पास में 4 ATP होता है। अब इस 4 ATP में से 2 ATP इसको चाहिए ग्लूकोज को जो है घुलाने में। ग्लूकोज को घुलाने में कितने ATP चाहिए इसको? 2 ATP चाहिए। तो 2 ATP ये ग्लूकोज को घुलाने में खर्च कर देती है। और ग्लूकोज को जब घुलाती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है तोड़ना। लिसिस का मतलब होता है तोड़ना। और किसको तोड़ना? ग्लाइको को। किसको? ग्लाइकोज को, ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया, ये पूरी प्रक्रिया जब 2 ATP की सहायता से जो है ग्लूकोज को जारण किया जाता है, उसका जो है कैटाबोलिज्म किया जाता है, उस कैटाबोलिज्म किया जाता है, उसका जारण किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये ग्लाइकोलिसिस जो है, इस ग्लूकोज जो विखंडित होती है, टूटती है, तो उससे बनता है पायरुविक एसिड। क्या बनता है? पायरुविक एसिड। पायरुविक अम्ल बनता है। क्या बनता है? पायरुविक अम्ल। तो ये पायरुविक अम्ल जो है 2 बनते हैं। कितने बनते हैं? 2। पायरुविक अम्ल जो है 2 बनते हैं। ठीक, और हर पायरुविक अम्ल में 18 ATP होती है एनर्जी। कितनी? 18। हर पायरुविक एसिड में 18 ATP ऊर्जा होती है, हर पायरुविक एसिड में। तो दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 36। दोनों मिलाकर के 36 ATP ऊर्जा कहाँ पे जनरेट की इसने? जो है जीव द्रव में। पायरुविक एसिड कैसे बनता है? ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया से। जब ग्लूकोज को 2 ATP अणु जो है तोड़ते हैं, 2 ATP अणु किसको तोड़ते हैं? ग्लूकोज को। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया से किस एसिड का निर्माण होता है? पायरुविक एसिड का।
तो पायरुविक एसिड दो अणुओं, इसके दो अणु बनते हैं पायरुविक एसिड के, दो अणु, और प्रत्येक अणु में 18 एटीपी एनर्जी होती है। तो 18 दूनी 36, जो 36 एटीपी ऊर्जा किसने बना दिया? जीव द्रव ने बना दिया। 36 एटीपी यानी 36 एडिनो ट्राइफॉस्फेट किसने बना दिया? जीव द्रव ने बना दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था 2 ही अणु लिया था एटीपी का, और 2 क्या रह गए? अवशेष रह गए, 2 हमारे पास बच गए। जैसे हम लोग बच्चे, अभी आप लोग भी करते हो, जैसे हम जब पढ़ते थे इलाहाबाद में, तो घर से हमारे लिमिटेड पैसे आते थे हर महीने, मतलब 3 महीने का उस समय 2-3 हज़ार का खर्चा आता था, तो डिमांड ड्राफ्ट भेज दिया जाता था। तो अब 3 महीने में हमको जो है फीस भी जमा करनी है यूनिवर्सिटी की, किताबें भी खरीदनी है, सब्जी भी खरीदनी है, ठीक, और सारा खाली चावल और आटा घर से ले जाते थे, सब्जी खरीदते थे, दाल भी घर से ले जाते थे, ठीक। तो अब हमको उसी में एडजस्ट करना था, मूवी भी देखनी है भाई, पढ़ रहे हैं तो पिक्चर भी देखनी है, और हर सप्ताह हर शुक्रवार को मूवी देखने जाते थे दोस्तों के साथ में। तो वो पैसा कहाँ से एडजस्ट होगा? तो उसी में से बचा लेते थे, उसी में से 3000 में से बचा लेते थे। बचाते कैसे थे? 4 दिन सब्जी नहीं लाते थे, दाल रोटी खाते थे। दाल तो घर से ले जाते थे, तो वही दाल सब्जी की जगह दाल रोटी खा लेते थे, तो हमारे पास वो अवशेष पैसा बच जाता था, जिससे हम क्या करते थे? मूवी वगैरह देख लेते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर 2 एटीपी क्या हो गया? अवशेष बच गया, 2 एटीपी अवशेष बच गया। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको चाहिए 38 एटीपी ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के लिए। प्रश्न आया हुआ है, कितने एटीपी चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया को? 38 एटीपी चाहिए। और बनाया 36 किसने है? जीव द्रव ने। 36 एटीपी जीव द्रव ने बना दिया है। अब 38 कैसे होगा बता दो, तो अभी तुम्हारा एनर्जी बन जाएगी। 2 एटीपी कहाँ है? ये रही 2 एटीपी, ये रही किसके पास? जीव द्रव के पास। तो जीव द्रव की 2 एटीपी कहाँ चली जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास में। तो 36 + 2 क्या हो गया? 38। तो 38 एटीपी बन गया। यही तो चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, ग्लूकोज से एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए इतना ही तो चाहिए, 38 एटीपी चाहिए। तो यहाँ पे एनर्जी बन गई, ऊर्जा का उत्पादन हो गया। और इस ऊर्जा के उत्पादन के साथ ही क्या होता है? 2 चीज़ें निकलती हैं, मैंने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। तो यही माइटोकॉन्ड्रिया मतलब इनका जारण करके एनर्जी क्रिएट करती है, और फिर एनर्जी क्रिएट करके वहाँ से जो अवशेष निकलता है, भाई जब भी हम कभी ईंधन जलाते हैं तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यहाँ भी ईंधन जल रहा है, जो हमारे शरीर को पूरा एक्टिवेट करता है ईंधन। भाई हम खाना क्यों खाते हैं? जितने भी हम फूड सप्लीमेंट लेते हैं, खाना खाते हैं, जो भी चीज़ हम शरीर के अंदर ले जाते हैं, क्यों? ऊर्जा बनने के लिए ही, ठीक। तो ऊर्जा इस तरीके से आंतरिक संरचना में बनती है, जो हम अभी तक नहीं समझते थे क्यों, कैसे बनती है। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, और पावर हाउस ऑफ बॉडी भी कह सकते हो, क्योंकि यही पूरे शरीर को ऊर्जा बना करके देती है। लेकिन बना कौन रहा है? जीव द्रव अनाक्सीकरण द्वारा क्या बना रहा है? एटीपी का उत्पादन कर रहा है। और इसको बना बनाया मिल गया खिचड़ी, ऑक्सीजन मिल गया, बस उससे ऑक्सीजन से क्या कर दिया? जो है एनर्जी का उत्पादन। सारे एटीपी को क्या कर दिया? 3800 एटीपी को लपेट सपेट करके, तोड़ ताड़ करके और एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। और पूरे ऊर्जा को हमारे शरीर में सब जगह, भाई यहाँ भी जो है सेल है, यहाँ भी सेल है, यहाँ भी सेल है, सब जगह बन रहा है। तो सारे पूरे शरीर में सब जगह एनर्जी का उत्पादन हो रहा है, जिससे कि हम जीवित रहते हैं, चलते रहते हैं, काम करते फिरते। तो इसी पूरी प्रक्रिया को कहते हैं आंतरिक श्वसन। इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन। अब ये श्वसन किसके माध्यम से हो रहा है? सेल्स के माध्यम से हो रहा है। सेल में हो रहा है ना, सेल का ही भाग है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल से ही हो रहा है। तो इसको बोलते हैं सेल्यूलर क्या बोलते हैं? सेल्यूलर ब्रीदिंग, या इसको कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। तो हिंदी में इसी को बोलते हैं क्या? कोशिकीय। कोशिका से हो रहा है श्वसन, तो इसीलिए आंतरिक श्वसन को कोशिकीय श्वसन भी बोलते हैं। और बाह्य श्वसन जो है लंग्स से हो रहा है, हृदय से हो रहा है, तो उसको फुफ्फुस श्वसन भी बोलते हैं। फुफ्फुसीय, लंग्स को फुफ्फुस भी बोलते हैं ना, फुफ्फुसीय श्वसन भी बोलते हैं। किसको? जो बाह्य श्वसन है, क्योंकि वो लंग्स से हो रहा है। और लंग्स में भी कौन धक्का मार रहा है? डायफ्राम धक्का मार रहा है। पूरी प्रक्रिया कल हमने बता दी थी कि डायफ्राम जब ऊपर धक्का मारेगा तो क्या होगा? सिकुड़ेगा, हमारा जो लंग्स है सिकुड़ेगा, तो वहाँ से जो है गैसें बाहर रिलीज होंगी और हमारे नासा छिद्र से बाहर निकल जाएंगी। और डायफ्राम जब नीचे जाएगा तो फिर हमारे लंग्स फैलेंगे और वहाँ पर एक जो है निम्न दाब का केंद्र बन जाएगा, यानी जो कुपिकाएँ हैं वो फैल जाएंगी, तो उस कुपिकाओं में बाहर से वायु अंदर आ जाएगी।
तो ये पूरी प्रक्रिया कल हमने बताई थी। तो इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया के तहत क्या बन जाता है, जो है एनर्जी बन जाती है। और इसीलिए देखो, इसीलिए इसको कहा जाता है जो श्वसन है, जो हम श्वसन करते हैं, ये हमारे जो है शरीर में जो मोटापा है इसको कम करता है। बाबा रामदेव क्या कहते हैं भैया, सवेरे उठ करके और जो है वो करने लगो, क्या कहते हैं उसको, अनुलोम विलोम, और जो है कौन सी प्रक्रिया इसको बोलते हैं, जो ये करते हैं अनुलोम विलोम, तो ये हो गया कपालभाति। कपालभाति, तो कपालभाति से बहुत ज़्यादा जारण होता है जो है फैट वगैरह। भाई फैट से ही तो ये सारी चीज़ें खत्म हो करके और जारण होती हैं, तो वो सब चीज़ें जो है इसी से कोशिका ही करती हैं। तो जब ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में सप्लाई होगा तो इनका जारण होगा, और इसीलिए इसको कैटाबोलिक जो है प्रक्रिया कहते हैं। कैटाबोलिक यानी इनका क्या होता है, अपचय होता है। अपचय होगा तो ख़त्म होंगी, लॉस होगा ना, तो इसलिए वेट लॉस के लिए जो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। इसलिए फास्ट आप ब्रीदिंग करिए तो वेट लॉस होता है। हम लोग टाइम नहीं मिल पाता, उतना नहीं कर पाते हैं। नहीं तो हमने अपने बेटे को देखा है, उसने जो है मतलब 1.5 घंटा खूब जो है उस समय लॉकडाउन के दौरान और काफ़ी किया योगा। तो पहले मतलब उसके शरीर में जितने भी कपड़े थे वो सब नहीं होते थे, मतलब शर्ट वगैरह, और अब सारे कपड़े जो पुराने थे सब होने लगे। वो बिल्कुल जो है पतला दुबला हो गया है। वो जो है ज़्यादा योगा करता है तो योगा करने से वेट लॉस भी हो जाता है, और इसीलिए बाबा रामदेव इस पर ज़्यादा कोशिश करते हैं, जो मोटे व्यक्ति हैं वेट लॉस कर रहे हैं इस तरीके से करके। तो इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया आंतरिक श्वसन के लाभ। अब आपने कभी कभी देखा होगा, कुछ लोगों को सुना होगा, आईसीयू में भर्ती कराया जाता है। आईसीयू में भर्ती कराया जाता है ना, तो जब सामान्य तरीके से, एक तो साधारण तरीके से जो है ऑक्सीजन जब नॉर्मल व्यक्ति वैसे नहीं ले पाता है, तो वैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके उसके नाक में एक जो है मास्क लगा दिया जाता है, या सीधे पाइप यहीं रख दिया जाएगा, ऑक्सीजन लेता रहेगा। साधारण तरीके से ऑपरेशन होता है या कोई वैसा। लेकिन जब गंभीर मरीज हो जाता है, उसका जो है लंग्स ही काम करना बंद कर देता है, तो फिर उसको जो है कहाँ, आईसीयू में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, आईसीयू। आईसीयू में एक होता है वेंटिलेटर। क्या होता है, वेंटिलेटर होता है। वेंटिलेटर ये कृत्रिम व्यवस्था है शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुँचाने की। शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने की कृत्रिम व्यवस्था है। कौन सी, वेंटिलेटर। अब ये वेंटिलेटर कहाँ होता है, आईसीयू में होता है। आईसीयू का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, आई से हो गया इंटीग्रेटेड, और सी का मतलब हो गया आपका इंटीग्रेटेड केयर, और ई से हो गया यूनिट। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड केयर यूनिट। अब यहाँ इंटीग्रेटेड का मतलब सभी तरीके की देखभाल, समग्र देखभाल करने की व्यवस्था होती है। यहाँ पर परमानेंट एक डॉक्टर रहेगा, ठीक है, नर्सें रहेंगी परमानेंट। इसलिए तो इसकी फीस बहुत महंगी है। जो आईसीयू में पहुँच गया उसको एक दिन में जो है 10,000 20,000 जाना है, क्योंकि वहाँ पर सारी व्यवस्था, और वहीं पर वेंटिलेटर लगा दिया जाता है। बहुत वहाँ मरीज गया, अगर वो ऑक्सीजन ले रहा है तो उसको ज़बरदस्ती घुसेड़ देंगे वेंटिलेटर, कहेंगे ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, वेंटिलेटर लगा दिया और बना देंगे जो है। इसलिए ये विभाग बड़ा बेकार है, मेडिकल जो है डिपार्टमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा लूज खसोट है। तो यहाँ वेंटिलेटर में क्या होता है कि वो जो मशीन होती है, कंप्यूटराइज्ड मशीन होती है, वो जो है ऑक्सीजन को पंप करके शरीर के अंदर भेजती है। तो वेंटिलेटर से वो आदमी जिंदा रहता है। कभी कभी जो है आपने देखा होगा, कुछ लोग पर्वत पे जाते हैं तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, ठीक। कुछ लोग समुद्र में जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ठीक। और समुद्र में भी ज़्यादा गहरे समुद्र में जाते हैं, गहरे समुद्र में चले गए तो वो भी लेके जाते हैं। और वेंटिलेटर की बात कर ही रहे थे, तो ये 4 ऐसी पोजीशन बनती है जो ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, ठीक। अब ये ऑक्सीजन अपने साथ क्या क्या लेके जाते हैं। पर्वत पे जाने वाला व्यक्ति जो है, वो पर्वतारोही जो होता है, ऑक्सीजन के साथ खाली ऑक्सीजन नहीं ले जाएगा। मैंने बताया ना कि हम लोगों की आदत क्या है, वायु लेने की, केवल ऑक्सीजन लेने की आदत नहीं है। हम लोग वायुमंडल से क्या लेते हैं, वायु लेते हैं। तो वायु में तो सभी गैसें मिली है ना, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, सभी गैसें हैं। तो अब आदत हमको नहीं शुद्ध वायु लेने की। और शुद्ध वायु आप जो है उसका जब पीरियोडिक टेबल देखोगे तो जो ऑक्सीजन की जो वैल्यू है, ऑक्सीजन का जो भार है, वो नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। तो ये भारी होता है, ऑक्सीजन भारी होता है। और अगर शुद्ध ऑक्सीजन किसी को दे दोगे लगा कर मास्क, तो वो जो है धड़ मारेगा उसके फेफड़े पे और जा करके फेफड़े को ही डैमेज कर देगा। तो शुद्ध ऑक्सीजन पर्वतारोही नहीं लेकर जाते हैं, उसके साथ में वो नाइट्रोजन गैस भी ले जाते हैं। साथ में क्या ले जाते हैं, नाइट्रोजन। तो कभी कभी प्रश्न यहाँ पूछ लेता है कि पर्वतारोही जब पर्वत पर जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाकर ले जाते हैं, नाइट्रोजन गैस मिलाकर ले, क्योंकि इसका भार ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन से इसका भार ज़्यादा होता है। और हमको आदत किसकी है,
जो है मिश्रित हवा लेने की, ऑक्सीजन के साथ में अन्य गैसों की, तो ये भी लेकर जाता है। और समुद्र में भी ज़्यादा गहराई में नहीं, समुद्र में भी ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ हम नाइट्रोजन लेकर जाते हैं। ये N लिख रहे हैं, N2 होगा, N2 होगा, ठीक। तो यहाँ भी हम समुद्र में जाते हैं, उथले समुद्र में, ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, उथले समुद्र में जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्या ले जाता है, नाइट्रोजन ले जाते हैं। और जब गहरे समुद्र में चले गए, बहुत ज़्यादा गहराई में चले गए, जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पा रही हैं, तो वहाँ पर जब जाते हैं तो हम ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस लेके जाते हैं। और हीलियम और भी गैस हल्की होती है, ठीक। तो हीलियम गैस को लेके जाते हैं कहाँ, गहरे समुद्र में, जो गोताखोर होते हैं वो लेके जाते हैं। और जो वेंटिलेटर वाले मरीज हैं उनको भी ऑक्सीजन के साथ में हीलियम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, हीलियम। तो ये ध्यान रखना कि वेंटिलेटर पे लेटा हुआ मरीज जिसको ऑक्सीजन दिया जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ में एक अन्य गैस कौन सी दी जाती है, हीलियम दी जाती है, ठीक। तो इस तरीके से कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया हो गई हमारी, जो है किससे संबंधित, जो है श्वसन से संबंधित। श्वसन संबंधित कुछ बीमारियाँ भी होती हैं, जैसे अब ब्रोंकाई हम लोग यहाँ पढ़े ना, तो ब्रोंकाई में सूजन आ जाएगी, तो उससे जो है क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस, तो एक बीमारी हो जाती है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है। अस्थमा, दमा भी इसी संबंधी बीमारी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, आपने एक बीमारी अभी देखी 2 साल पहले से चल रही है, कोरोना वायरस। उसमें उस बहुत ही गंभीर बीमारी है, उसमें नोवल कोरोना वायरस, उस वायरस का नाम क्या है, नोवल कोरोना वायरस। और श्वसन जब हम करते हैं तो श्वसन के सहारे हमारे फेफड़ों में वो पहुंच जाता है, और जो एल्वियोली है उसमें जा करके उस कुपिकाओं में भर जाता है, और वो भर करके पूरा क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, तभी तो ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो जाती है। तो ये भी बीमारी जो है, और इससे पहले सार्स बीमारी थी, जो सार्स भी, SARS, सार्स, ठीक है। ये भी बीमारी किससे संबंधित है, श्वसन से संबंधित है, ठीक। और टीबी भी जो है श्वसन से, लंग्स से होने वाली बीमारी है। तो ये सब बीमारियां हैं कुछ जो किससे होती हैं, लंग्स। और वैसे जो आज अभी जो हमें हो रहा है नज़ला जुकाम, सर्दी जुकाम, ये भी किससे संबंधित है, कॉमन कोल्ड जिसको बोलते हैं, ये भी श्वसन से संबंधित बीमारी है। तो ये सब जो है, कुछ बीमारियां जो है फंगाई से होती हैं, कुछ बीमारियां जो है वायरस से होती हैं, कुछ बीमारियां जो है आपका बैक्टीरिया से होती हैं। तो ये सारा हम जब फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे वहाँ पर, तो इस सारी बीमारियों का अध्ययन डिटेल में किया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा श्वसन तंत्र यहाँ पर खत्म हो जाता है।